नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड का एक पाठ देखने जा रहे हैं या उसका भावार्थ समझने जा रहे हैं। और जो पाठ है वो है 7वां पाठ और इस पाठ का शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इस पाठ में दो छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं। पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। यहाँ पर गिन्नी का सोना इस बार की 10वीं की परीक्षा में नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका जो भावार्थ है हम बाद में देखेंगे। हो सकता है कि अगले वर्ष ये भी पाठ इसमें सम्मिलित किया जाए। आज हम जिस कहानी का भावार्थ देखेंगे वो है झेन की देन। ये जो पाठ है ये लिखा गया है लेखक रविंद्र केलेकर जी द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि झेन की देन में जो लेखक हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो पाठ का शीर्षक है वो है झेन की देन। अब यहाँ पर देन का मतलब होता है देना और झेन का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। झेन जो है इसे अंग्रेजी में ZEN लिखा जाता है और इसका जो उच्चारण है वो जेन होता है। और झेन शब्द का जापानी भाषा में अर्थ होता है ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन। तो जापानियों में ध्यान या मेडिटेशन को इतना महत्व क्यों दिया गया है और ध्यान के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है ये आज हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इस पाठ को फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ना आपके लिए बहुत ही रोचक भी होगा और साथ ही साथ बहुत अच्छे से ये जो कहानी है ये आपको समझ में आ जाएगी। और बाद में इस फ्लो चार्ट से ही किस तरह से प्रश्न उत्तर आप तैयार कर सकते हैं ये भी मैं अपने अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को समझना। अब यहाँ पर ये जो ध्यान की परंपरा है ये जापान में किस तरह से इसे किया जाता है और ये क्या है असल में ये हम इसमें देखेंगे। तो जापान में एक अद्भुत परंपरा है और वो अद्भुत परंपरा क्या है इस बारे में दो मित्र के बीच में वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। यहाँ पर जो दो मित्र हैं उनमें से एक हमारे लेखक हैं रविंद्र जी और दूसरे उनके मित्र हैं जो जापान में ही रहते हैं। अब इन दोनों मित्रों के बारे में क्या बातचीत हो रही है आइए देख लेते हैं। लेखक पूछ रहे हैं जापानी किस बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। लेखक के मन में एक ये प्रश्न आ रहा है कि जापान में किस तरह की बीमारी से सबसे ज्यादा लोग ग्रसित होते हैं। अब इनके जो मित्र है इनका जो उत्तर है या इनका जो जवाब है वो है मानसिक बीमारी से। जापान के लोग सबसे ज्यादा मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। और कितने प्रतिशत लोग इस तरह से मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं ये भी उन्होंने बताया है कि 80% जापानी लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मतलब मन से रोगी, मन से बीमार। तो यहाँ पर 80% जापानी जो लोग हैं वो मन से बीमार होते हैं, मतलब मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अब लेखक के मन में एक प्रश्न उठता है कि इस बीमारी का कारण क्या है। आखिर इतने सारे लोगों के मानसिक रोगी होने का क्या कारण हो सकता है। तो इस कारण को उनके मित्र जो है बहुत ही विस्तार से लेखक को बताते हैं। तो आइए हम भी देखते हैं कि आखिर इस मानसिक रोग का जो कारण है वो क्या है। तो यहाँ पर मानसिक बीमारी का मुख्य कारण आखिर क्या है। सबसे पहला कारण है जीवन की रफ्तार बहुत ज़्यादा अधिक है। यहाँ पर जो लोगों के जीवन जीने की जो रफ्तार है, जो स्पीड है वो बहुत अधिक है। अब यहाँ पर जीवन जीने की रफ्तार आखिर कितनी अधिक है ये सारी चीज़ें हम इन बिंदुओं को पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ पर जो जापानी लोग होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो जापान में रहने वाला है वो चलता नहीं दौड़ता है। अब वहाँ पर लोगों को आराम से चलने की भी फुर्सत नहीं है, वो चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। व्यक्ति बोलता नहीं बकता है। तो यहाँ पर लोग आराम से बोलते नहीं बल्कि बहुत ही जल्दीबाजी में अपनी बात जो है वो कहने की कोशिश करते हैं। अकेले होने पर स्वयं से बड़बड़ाता है। अब ऐसे जापानी लोग जब अकेले होते हैं तो वो स्वयं से ही बड़बड़ाने लगते हैं, स्वयं से ही बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो अपनों से अपने दुख सुख या अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा कर सके। तो उन्हें जब भी समय मिलता है, जब वो अकेले होते हैं तो अपनी परेशानियां वो खुद से ही बोलने लगते हैं। जापानियों का अमेरिका से प्रतिस्पर्धा है। इस जीवन की रफ्तार के इतने बढ़ जाने का सबसे बड़ा कारण है कि जापानियों की जो प्रतिस्पर्धा है, मतलब जो कंपटीशन है वो किनसे है, वो है अमेरिका के लोगों से या अमेरिका से उनकी ये प्रतिस्पर्धा है। अब यहाँ पर इस प्रतिस्पर्धा के कारण, इस कंपटीशन के कारण जापानी लोग क्या करते हैं, 1 महीने का कार्य 1 दिन में करने का प्रयास। अब अमेरिका में अगर किसी एक काम को 1 महीने में पूरा किया जाता है तो जापानी जो है उस काम को 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी चीज है कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, जापानियों के दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज रहती है। इस चीज को पूरा करने में ये जो इनका टारगेट है कि 1 महीने का काम हमें 1 दिन में करना है, इस चीज को पूरा करने के लिए जापानी जो हैं दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं। और इस कारण जापानियों के जो सोचने या विचारने की जो गति है, जो स्पीड है, वो कई गुना तेज हो जाती है।
तो आइए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें बताई गई हैं जापानियों के बारे में। आगे है अमेरिका से प्रतिस्पर्धा का परिणाम। अब ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतिस्पर्धा जापानी लोग अमेरिका से कर रहे हैं, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट आखिर क्या हो रहा है, क्या इसका परिणाम आ रहा है। तो आइए देखते हैं इन बिंदुओं के अंतर्गत। दिमाग में स्पीड इंजन लग गया। अब यहाँ पर जापानियों को देख करके या उनके काम करने के तरीके को देख करके ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में किसी ने स्पीड इंजन फिट कर दिया हो। स्पीड इंजन से किसी भी गाड़ी की रफ्तार जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो जब दिमाग में स्पीड इंजन लग जाता है तो इसका परिणाम क्या निकलता है? दिमाग 1000 गुना अधिक रफ्तार से काम करता है। जापानियों का दिमाग 1000 गुना अधिक जो रफ्तार है उससे काम करने लगता है। अब यहाँ पर दिमाग के 1000 गुना अधिक स्पीड से काम करने की वजह से क्या होता है कि दिमागी तनाव बढ़ जाता है। उनमें तनाव की जो स्थिति होती है वो बहुत बढ़ जाती है, टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। इंजन टूट जाता है अर्थात दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन इस दिमागी स्पीड इंजन के कारण एक समय ऐसा भी आता है कि ये जो स्पीड इंजन है ये टूट जाता है। स्पीड इंजन टूट जाने का मतलब है कि दिमाग जो है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। अब इसी का परिणाम है कि मानसिक रोगों का आरंभ। अब इस स्थिति के बाद लोग जो हैं मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका से जापानियों की प्रतिस्पर्धा और उसका परिणाम यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर लेखक और उनके मित्र जो है वो एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा कार्यक्रम है। लेखक और उनके मित्र का टी सेरेमनी में जाना। टी सेरेमनी, किसी ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। यहाँ पर किस समय वो जा रहे हैं? शाम के समय। ये जो कार्यक्रम है ये शाम के समय का है। शाम को वो किसी के यहाँ चाय पीने के लिए जा रहे हैं। जापान में चाय पीने की विधि। अब यहाँ पर हमारे भारत की तरह सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई आया और हमने चाय बना करके उनके सामने रख दी और गप्पे मारते हुए हम चाय पीते गए और बस इसके बाद मेहमान जो है वो चले गए और हम अपने काम में लग गए। यहाँ पर चाय पीने की एक अलग तरह की विधि होती है, एक अलग ही तरीका होता है चाय पीने का। आइए देखते हैं ये कौन सा तरीका है। जापानी में चा नो यू कहा जाता है और इस चाय पीने की विधि को जापानी में चा नो यू कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस टी सेरेमनी में और क्या होता है। टी सेरेमनी के स्थान का वर्णन। अब जहां पर ये लेखक और उनके मित्र टी सेरेमनी के लिए गए हुए हैं वो स्थान कैसा है, वहां का वर्णन इन बिंदुओं के माध्यम से किया गया है। अब ये जो स्थान है वो है 6 मंजिली इमारत थी। जहां पर उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया गया है वो एक 6 मंजिला 6 स्टोरीड बिल्डिंग थी। छत पर एक सुंदर पर्णकुटी थी। अब इस बिल्डिंग के, इस इमारत के सबसे ऊपरी जो भाग था जिसे छत कहते हैं, टेरेस कहते हैं, वहां पर एक पर्णकुटी, सुंदर सी पर्णकुटी बनी थी। पर्ण का मतलब होता है पत्ते, लीव्स, और कुटी का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा घास फूस से बना हुआ घर। अब यहाँ पर पर्णकुटी की क्या विशेषता थी? दफ्ती की दीवारें थी। दफ्ती मतलब होता है कागज और जो बेकार की चीजें होती है उससे बनाई गई जो दीवार होती है उसे दफ्ती की दीवार कहा जाता है। और नीचे की जो जमीन थी वो थी चटाई, तातमी की जमीन। तातमी वहां की भाषा में चटाई को तातमी कहा जाता होगा। तो यहाँ पर चटाई जो थी वो बिछी हुई थी जमीन में। पर्णकुटी के बाहर बेढप से मिट्टी के बर्तन में पानी था। पर्णकुटी के बाहर जैसे ही लेखक और उनके मित्र पहुंचते हैं वहां पर एक बहुत ही बेढप तरीके का एक मिट्टी का बर्तन रखा था। बेढप का मतलब होता है ऐसा बर्तन जिसका कोई प्रॉपर आकार ना हो, तो इसे बेढप कहा जाता है। तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ था। अब इस पानी के रखने का क्या कारण था? लेखक और उनके मित्र ने हाथ पांव धोए और तौलिए से पोंछा। यहाँ पर ये जो मिट्टी के बर्तन में पानी रखा था वो हाथ पांव धोने के लिए रखा था। कोई भी वहां पर अगर मेहमान के रूप में आता तो पहले उसे अपने हाथ पांव उस पर्णकुटी के बाहर ही धोने थे और तौलिया भी रखा था जिससे लेखक और उनके मित्र ने अपने हाथ पांव पोछे। तो यहाँ पर ये हम जान सकते हैं कि जापानी लोग जो हैं साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। अब हाथ पैर धोने और पोंछने के बाद लेखक और जो उनके मित्र थे उन्होंने उस पर्णकुटी के अंदर प्रवेश किया। अब आइए देखते हैं पर्णकुटी के अंदर का जो माहौल है वो कैसा है। पर्णकुटी के अंदर का वर्णन। चाजीन बैठा था। अब पर्णकुटी के अंदर जैसे ही लेखक और उनके मित्र ने प्रवेश किया उनकी नजर पड़ी एक व्यक्ति के ऊपर जो कि चाजीन था। चाजीन वो व्यक्ति था जो कि चाय बनाने वाला था और चाय बनाने के बाद वो लेखक और जो उनके मित्र थे उन्हें चाय पिलाने वाला था। तो आइए देखते हैं उसने क्या किया। कमर झुकाकर प्रणाम किया। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जापानियों के किसी के स्वागत करने का जो तरीका होता है वो कमर तक बिल्कुल झुक करके वो किसी का स्वागत करते हैं। तो उसी तरह से कमर तक झुक करके उन्होंने लेखक और उनके जो मित्र थे सम्मान के साथ उन्होंने उनका स्वागत किया। अंदर स्वागत किया, कमरे के अंदर आने के लिए उन्हें कहा गया और बैठने का स्थान दिखाया। चाजीन जो था उन्होंने ही लेखक और उनके मित्र को वो स्थान दिखाया जहां पर कि उन्हें बैठना था।
इसके बाद उस चाजीन ने अंगीठी सुलगाई। अंगीठी एक ऐसा चूल्हा होता है जो कि कोयले से जलता है, कोल से उसे जलाया जाता है। तो उसने जल्दी से अंगीठी जो है उसे जला दिया। उस पर चायदानी रखी। चायदानी का मतलब है एक ऐसा बर्तन जिसमें कि सिर्फ चाय बनाई जाती है, चाय बनाने के काम में वो बर्तन लाया जाता है। तो वो जो चायदानी थी उसे अंगीठी पर उन्होंने चाय बनाने के लिए रख दिया। बगल के कमरे से बर्तन ले आया और इसके साथ ही उस कमरे से लगा हुआ एक और कमरा था जिसमें वो गया और वहां से चाय परोसने के लिए, चाय देने के लिए बर्तन लेकर के आ गया। तौलिए से बर्तन साफ किए। वो जो बर्तन वो दूसरे कमरे से लेकर के आया था उसे भी उसने अपने तौलिए से साफ किया। सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की जा रही थी और ये सारी जो क्रिया थी, सारे जो ये चाय बनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये इतनी ज़्यादा शांत भाव से और बहुत ही गरिमापूर्ण, मतलब डिसेंट वे में की जा रही थी कि इसमें कुछ भी बनावटीपन नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा था जिससे कि ये जो चीज़ है, चाय पिलाने की जो विधि है, बिल्कुल इसी तरह से की जाती है। बिल्कुल चारों तरफ शांति का माहौल था। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट लोगों में नजर नहीं आ रही थी। जय जयवंती राग के बजने का एहसास हो रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ कोई बहुत ही मधुर सा संगीत बज रहा हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था, कोई संगीत वहाँ नहीं बज रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा शांत था और इतना शांति प्रदान करने वाला था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जय जयवंती का राग, ये एक संगीत का एक राग है जय जयवंती, उस तरह का राग बज रहा हो। वातावरण शांत था। पूरा जो वातावरण था उस पर्णकुटी के अंदर का वो बहुत ही ज्यादा शांत था। पानी उबलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। चायदानी जो कि अंगीठी पर चाजीन द्वारा रखी गई थी चाय बनाने के लिए, उसके अंदर पानी था और उसके उबलने तक की आवाज जो लेखक है वो साफ सुन सकते थे। इतनी ज्यादा शांति उस कमरे में थी। तो ये पर्णकुटी के अंदर का पूरा माहौल था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चाय पीने की विधि और लेखक का अनुभव। अब यहाँ पर जो चाय है वो बनाई जा रही थी, बन रही थी अंगीठी के ऊपर। अब चाय बनने के बाद जब लेखक को वो परोसा गया, दिया गया, तो उसका अनुभव जो था, उसका जो एक्सपीरियंस था, वो लेखक अपने शब्दों में यहाँ पर बता रहे हैं। चाय तैयार हो गई। अंगीठी पर रखी हुई चाय जो है वो बनकर के तैयार हो गई। प्यालों में भरकर सामने रखा गया। साफ सुथरे प्याले में उसे भर करके लेखक और जो उनके मित्र थे उनके सामने रख दिया गया। केवल 3 लोग उपस्थित थे। पर्णकुटी के अंदर केवल 3 लोग उपस्थित थे। एक लेखक थे, दूसरे उनके मित्र थे और तीसरा वो चाजीन था जो कि चाय बना रहा था। और यहाँ पर जो ये चा नो यू की जो विधि है, चाय पिलाने की जो ये जो विधि है या परंपरा है, इसमें ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है वो वहाँ पर नहीं होती है। 3 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं होने चाहिए और यहाँ पर भी केवल 3 ही लोग उपस्थित थे। इस विधि में शांति महत्वपूर्ण थी। इस विधि में वैसे भी जो जापानी लोग हैं वो बहुत ही शांति का माहौल रखते हैं और शांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्याले में केवल 2 घूंट चाय थी। लेखक को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि प्याले में केवल 2 घूंट चाय डाली गई थी। 2 घूंट मतलब सिर्फ 2 सिप में आप उस चाय को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 घूंट चाय प्याले में डाली गई थी। होंठ से लगाकर एक एक बूंद चाय पीना शुरू किया गया। अब यहाँ पर हमारे भारत की तरह बिल्कुल बड़े बड़े घूंट लेकर के चाय नहीं पिया जाता था। यहाँ पर एक एक बूंद चाय जो है वो पीना शुरू किया गया और इसी विधि से वहां पर चाय पी जाती। 1.5 घंटे तक चुस्कियां लेकर चाय पीने का क्रम चलता रहा और ये 2 घूंट चाय जो है बूंद बूंद पीते हुए करीब 1.5 घंटे का समय बीत गया और इस तरह से धीरे धीरे चुस्कियां लेकर के लेखक, उनके मित्र जो है वो चाय पीते रहे। ये जो चाय पीने का क्रम है ये चलता ही रहा। तो आइए देखते हैं ये चाय पीने की जो विधि है वो खत्म होने तक लेखक का क्या अनुभव था या उनका क्या कहना था। लेखक का अनुभव। लेखक दुविधा में थे। ये जो दुविधा थी ये उनकी प्रारंभ की स्थिति थी, शुरुआत की स्थिति थी कि ये 2 घूंट जो चाय प्याली में डाली गई है उसे आखिर में 1 से 1.5 घंटे तक कैसे पी सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने बूंद बूंद करके उस चाय को पीना शुरू किया, थोड़ी देर में अनुभव किया कि दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ गई है। थोड़ी ही देर में इस चीज़ का असर जो है लेखक के अपने विचारों में, अपने दिमाग में उन्होंने स्वयं महसूस किया और उन्हें ये लगने लगा कि जो दिमाग हर तरह के विचारों से भरा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहा था, उसकी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। जो विचारों का आना जाना जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। कुछ देर में बिल्कुल बंद हो गई। अब यहाँ पर विचारों का जो चलना था दिमाग में वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल दिमाग जो है उनका शांत हो गया।
लेखक को एहसास हुआ जैसे वे अनंत काल में जी रहे हैं और लेखक को एक बहुत ही अद्भुत एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो स्थिति है, यहाँ पर जो वो बैठे हुए हैं, ये सिर्फ कुछ आधे या 1 घंटे की बात नहीं है, बल्कि काफ़ी सालों से वो इस शांत माहौल में बैठे हुए हैं या जी रहे हैं। इतनी शांति महसूस हुई कि कमरे का सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। लेखक का जो मन था, तन था और जो उनके विचार थे, वो इतने ज़्यादा शांत हो चुके थे कि कमरे में जो सन्नाटा और शांति पसरी हुई थी वो भी उन्हें सुनाई दे रही थी। हवा चलने तक की या एक पत्ते के गिरने तक की आवाज़ वो साफ सुन पा रहे थे। अब यहाँ पर लेखक का जो अनुभव था ये बहुत ही अद्भुत था और ये जो अनुभव है उन्हें बूंद बूंद करके चाय पीने की जो विधि है उसको करने के बाद महसूस हुआ। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लेखक जो हैं इस विधि को करने के बाद तन मन से बिल्कुल शांत हो चुके थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, वो क्या थी आइए देख लेते हैं। मनुष्य के तनाव का मुख्य कारण, लेखक ये सोच रहे थे कि आखिर मनुष्य के तनाव का मुख्य कारण क्या होता है। यहाँ पर मनुष्य के तनाव के मुख्य 2 ही कारण हैं। वो कौन से कारण हैं? भूतकाल की यादों में उलझे रहते हैं। जो मनुष्य होता है वो भूतकाल मतलब जो हमारा पास्ट होता है, जो बीत चुका है, उसमें क्या कुछ घटा है, क्या अच्छी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, क्या बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, इन सारी यादों से मनुष्य अपने आप को अलग कर ही नहीं पाता। उन्हीं यादों में वो उलझ करके रह जाता है। भविष्य के रंगीन सपनों में खोए रहते हैं। या तो वो भूतकाल में फंसे हुए रहते हैं या फिर अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाले समय के रंगीन सपने में खोए रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने में वो लगे रहते हैं। दोनों काल मिथ्या है, लेकिन लेखक के अनुसार दोनों काल मिथ्या है। काल मतलब होता है समय, जो भूतकाल का समय है और भविष्य काल का समय है, दोनों ही झूठ है। मिथ्या का मतलब है झूठ है। क्यों झूठ कहा गया है इसे? एक जा चुका है भूतकाल जो कि बीत चुका है, दूसरा आया नहीं है, और भविष्य काल है वो क्या होगा, कैसा होगा, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सारी प्लानिंग है वो बिल्कुल पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसका हमें कुछ पता नहीं होता, क्योंकि भविष्य जो है वो हमसे बहुत दूर है। हमें कुछ नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा। जो वर्तमान है वही सत्य है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, जो वर्तमान का समय है, अगर देखा जाए तो यही सत्य है। हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। और लेखक को आज ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई थी कि भूत और भविष्य के चक्कर में ना रह के हमें हमेशा वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा वर्तमान जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपना जीवन जो है वो वर्तमान में ही जीना चाहिए। चाय पीते हुए इस बात का लेखक को एहसास हुआ। यहाँ पर चाय पीते हुए, इस चाय की विधि को करते हुए लेखक को ये जो सच्चाई थी ये पता चल गई और इस चीज का उन्हें पूरा एहसास भी हो चुका था। लेखक ने जीने का असली अर्थ जाना। आज जो है इस झेन की जो देन है या झेन द्वारा दी गई जो ये परंपरा है, जापानियों की ये जो चा नो यू की परंपरा है, इस चीज को निभाते हुए लेखक ने आज जीने का असली अर्थ जान लिया था। झेन परंपरा जापानियों को मिला वरदान है और लेखक ने सच में ये महसूस किया कि ये जो झेन की परंपरा है चा नो यू की, ये जापानियों के जीवन को शांत करने के लिए, जापानियों के तनाव को दूर करने के लिए उन्हें एक वरदान की तरह मिला है। तो बच्चों, आज हमने ये जो कक्षा 10वीं का ये जो पाठ है झेन की देन, इसका जो भावार्थ है ये हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा। आशा है आपको ये पूरी कहानी जो है अच्छे से समझ में आई होगी। इस फ्लो चार्ट की मदद से ही किस तरह से आप आने वाले सेकेंड टर्म के लिए जो वर्णात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके प्रश्नों को आप कैसे तैयार करेंगे, ये भी मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।